जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए नव वर्ष 2024 का जो राशि फल है वह कैसे रहने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप ये देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, 4 ग्रहों को लिया हुआ है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इनको लेने का ये तात्पर्य था दोस्तों हमारा कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में कितने दिन गोचर करते हैं, 12.5 महीने। उसके बाद शनि 2.5 साल और राहु और केतु क्या है, 18 महीने यह किसी भी राशि में गोचर करते हैं। गोचर करने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि अगर कोई ग्रह आपके अच्छे घर में 2.5 साल तक बैठा हुआ है तो वह क्या करेगा कि 2.5 साल में आपको मालो माल कर देगा। यानी कि अगर आप विद्या बुद्धि से संबंधित है तो वह 2.5 साल आपके लिए विद्या बुद्धि के लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई कारोबारी हैं तो वह कारोबार के क्षेत्र से आपके लिए मालो माल कर देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कोई अच्छी जॉब इत्यादि अगर आप कोई करते हैं तो उसमें भी वह आपको क्या कर देंगे, मालो माल यानी पदोन्नति कर देंगे। तो इस भाव से कहने का तात्पर्य यही है कि यह 4 ग्रह ऐसे हैं कि यह मुख्य रूप से आपके जीवन में क्या कर देते हैं, एक बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें देवगुरु बृहस्पति को। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में बैठने का यह तात्पर्य है कि यह जो भाव है यह भ्रातृ भाव से कहते हैं, स्वयं का भी होता है और साथ ही साथ दोस्तों यह पराक्रम का भी भाव होता है। तो समझ लीजिए कि स्वयं के स्वभाव में भी यह समय देवगुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों पराक्रम भाव में भी वृद्धि होने वाली है। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी यह समय आपके गुरु के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं 30 अप्रैल तक का समय दोस्तों आपका ऐसा रहने वाला है। 1 मई का दिन आते ही क्या है, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि यह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव यानी दोस्तों यह आपके माता का मातृभाव से कहते हैं, सुख का भाव होता है, भूमि भवन और अचल संपत्ति का यह भाव होता है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति कभी केंद्र भाव में आते हैं तो वह अच्छा फल अवश्य ही प्रदान करते हैं, यानी कि माता का सुख भी यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों भूमि भवन इत्यादि के सुख में भी आपको क्या करेंगे, लाभान्वित करेंगे। तो यह तो देवगुरु बृहस्पति का था। उसके बाद पुनः हम देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि में आते हैं। तो पंचम दृष्टि पड़ने इनके कहाँ, आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में पंचम दृष्टि पड़ने का यह तात्पर्य है कि यह क्या है, आयु का भी होता है, जीवन का भी होता है, आकस्मिक परिवर्तन का भी होता है और साथ ही साथ दोस्तों आकस्मिक धन लाभ का भी योग यहाँ पर बनता है। तो इस समय ये समझ लीजिए कि अगर किसी कारणवश स्वास्थ्य से लेकर आपको कोई दिक्कतें चल रही थी तो उनमें यह आपको क्या करने वाला है, आरोग्यवान बनाने वाला है। यानी कि उन मतलब जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें थी दोस्तों उनमें आपको रिलीफ मिलने वाला है, यानी वह आपके हित में रहने वाले हैं। मगर साथ ही साथ ये मान लीजिए कि यह क्या है, हमारा आकस्मिक परिवर्तन के योग भी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से यहाँ पर कुछ आपका बनने वाला है। उसके बाद पुनः सप्तम दृष्टि में हम आते हैं तो आपके 10वें भाव यानी आपके पिता के घर में पड़ रही है। पिता के घर में सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि जब इनकी यहाँ पर पड़ रही है तो अवश्य ही तो यह क्या करेंगे, पिता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपके कारोबार में भी, आपके काम धंधे में, कार्य क्षेत्र में आपका यह अच्छा रहने वाला है। अगर किसी कारणवश आप काफ़ी समय से अपनी जॉब को लेकर परेशान थे तो यहाँ पर वह योग बन रहा है दोस्तों कि जब आपको एक अच्छी जॉब भी प्राप्त होने वाली है और साथ ही साथ पद और प्रतिष्ठा में भी काफी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम देवगुरु बृहस्पति के आते हैं नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि पड़े है इनके आपके व्यय भाव में। व्यय भाव में नवम दृष्टि पड़ने का ये तात्पर्य है कि यह क्या होता है, व्यय का अर्थ होता है दोस्तों खर्चा, यानी कि खर्चे के भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही हो और बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव यानी भूमि भवन का, तो भूमि भवन से संबंधित कोई व्यय इस समय आपके जीवन में
अवश्य ही होने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या होता है, द्वादशेष भाव जो हमारा होता है यह क्या होता है, विदेश गमन का भी होता है। तो इस समय ये समझ लीजिए कि अगर आप काफ़ी समय से विदेश यात्राओं के बारे में सोच रहे थे या आप विदेश में जाकर वहाँ पर ग्रीन कार्ड इत्यादि हासिल करने के बारे में सोच रहे थे, तो उसके लिए आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। यानी आप अगर प्रयास करते हैं तो वह प्रयास दोस्तों आपका सार्थक रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो जब बात ही कुंभ राशि की हो रही हो दोस्तों, तो कुंभ राशि का जो स्वामी है वह कौन है, स्वयं शनिदेव हैं। तो शनिदेव आपके कहाँ बैठे हुए हैं, लगन भाव में बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये समझ लीजिए कि यह हमारा तनु भाव होता है, तनु यानी पूरा शरीर। और जब शरीर भाव में शनि बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज़ से सतर्क करूंगा कि दोस्तों इस समय आपकी क्या चल रही है, शनि की 7.5 भी चल रही है। तो शनि की 7.5 चलने का ये तात्पर्य है कि यह तो आपके राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या फिर आपके रीढ़ से संबंधित कोई विकार यह ला सकता है, यानी यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना है। यानी स्वास्थ्य दोस्तों अच्छा रहेगा तो हमें तब भूमि भवन इत्यादि जो भी सारी चीज़ें हैं तब इनका सुख क्या होता है, भली भांति हमें प्राप्त होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आवश्यकता है तो हमें अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए, तो उसके लिए आपने प्रयास करना है पूरे वर्ष। अगर आप ऐसा करते हो तो अवश्य ही आपको उससे भी लाभ की प्राप्ति होगी। शनि का कुछ उपाय आप अवश्य ही कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव यानी यह क्या है, धन धान्य का है और साथ ही साथ संपत्ति का है। तो दोस्तों धन धान्य और संपत्ति में तो यह वृद्धि करने वाला है, मगर यह कुटुंब का क्षेत्र भी है। तो समझ लीजिए कि पारिवारिक कलेश यह बनाने वाला है। तो आपने क्या करना है कि किसी भी प्रकार से परिवार के मध्य में कोई वाद विवाद नहीं करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अगर हम देखें राहु के दृष्टिकोण से, द्वितीय भाव में जब राहु बैठा हुआ है तो धन धान्य और संपत्ति में तो अवश्य ही यह यहाँ पर क्या करेगा, वृद्धि करेगा। मगर दोस्तों पारिवारिक कलेश यह आपके जीवन में बना सकता है। पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए आपके अष्टम भाव में। और राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों कि यह क्या करते हैं, भ्रमण के योग अवश्य बनाते हैं। तो जब यह आकस्मिक परिवर्तन के और विदेश गमन के भाव में बैठा हुआ है तो इस समय आपके लिए यह समय क्या है, विदेश यात्राओं से संबंधित भी हो सकता है। और उसके बाद विदेश गमन से दोस्तों आपको धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। मगर अष्टम केतु बैठने के कारण आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। यह क्या है, दुर्घटनाओं से संबंधित क्षेत्र भी है। और दुर्घटनाओं से संबंधित क्षेत्र होने के कारण ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं या किसी प्रकार से आप यात्राएं इत्यादि करते हैं तो उन चीज़ों में थोड़ा सा आपको सजग रहकर यह सारे कार्य करने हैं। तो यह तो था दोस्तों यह जो 4 ग्रह आपकी वर्ष कुंडली में मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, वर्ष के अनुसार यह इस प्रकार का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण क्या है, 14 अप्रैल से और 13 मई के मध्य में यह क्या है, मेष राशि में विराजमान होंगे। मेष राशि यानी यह स्वयं का भाव भी होता है, पराक्रम भी होता है और साथ ही साथ यह भ्रातृ भाव भी है। तो इन चीज़ों में यह क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं, यानी आपको लाभान्वित करने वाले हैं। पुनः उसके बाद दोस्तों 16 अगस्त से और 15 सितंबर के मध्य यह क्या है, सिंह राशि में आएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में आएंगे। यह जीवन साथी का भाव है, साथ ही साथ विवाह का भाव भी है और दैनिक व्यवसाय से संबंधित आपका क्या है, यह सप्तम भाव होता है। तो इन चीज़ों में यह वृद्धि करेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि करेंगे और जीवन साथी का सुख भी यहाँ पर यह आपको प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में थे तो वह सुख भी आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है।
उसके बाद पुनः हम आते हैं 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य क्या है, भगवान सूर्य नारायण अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो नीच राशि यानी तुला राशि में आपके भाग्येश में, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और भाग्य स्थान में जब भगवान सूर्य नारायण बैठेंगे मगर अपनी नीच राशि में, तो ये समझ लीजिए कि भाग्योदय का समय तो यह आपका रहेगा, मगर धर्म और तीर्थ में आपकी अरुचि बनी रहेगी। यानी कि आप थोड़ा सा इस समय क्या रहोगे, धार्मिक कृत्यों से या तीर्थ इत्यादि भ्रमण करने वाली चीज़ों से दोस्तों थोड़ा सा आप क्या रहोगे, दूर दूर हटते रहोगे। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। बाकी भाग्योदय का समय तो आपका अवश्य ही अच्छा रहने वाला है। शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में भी थोड़ा सा आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी, और थोड़ा आप प्रयास करते हो तो अवश्य ही आपको शिक्षा के अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के भगवान सूर्य नारायण की यह सारी दृष्टियां थी दोस्तों। यह तो एक संक्षिप्त जानकारी है। पुनः हम आते हैं मंगल। तो ये मान लीजिए कि 5 फरवरी से और 14 मार्च के मध्य में क्या है, मकर अपनी उच्च राशि में विराजमान हो रहे हैं, यानी कि मकर राशि में विराजमान होंगे। मकर राशि में विराजमान होने का ये तात्पर्य है कि इस समय यह थोड़ा सा भूमि भवन से संबंधित, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो भूमि भवन से संबंधित कार्यों में भी आपका यह खर्चा करने वाले होंगे, व्यय करने वाले होंगे। साथ ही साथ दोस्तों वाहन सुख इत्यादि यहाँ पर यह आपको प्राप्त करवाने वाले होंगे, यानी उनसे संबंधित आपके जीवन में इस समय अधिक खर्चे बन सकते हैं। विदेश यात्राओं से संबंधित भी आपके लिए यह समय रह सकता है। उसके बाद पुनः हम आते हैं 20 अक्टूबर के बाद दोस्तों, यह पूरे वर्ष लगभग 7 दिसंबर के बाद तो यह क्या है, कर्क राशि में ही बकरी हो रहे हैं। यानी कि जब 20 अक्टूबर के बाद यह कर्क राशि में आ जाएंगे तो थोड़ा सा यह क्या है कि यह चीज़ आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि जब यह शत्रु भाव में आएंगे, शत्रु भाव में दोस्तों कोई भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अगर बैठता है तो उस समय क्या होता है, हमारा जो शत्रु दल होता है वह क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। यानी कि अगर यह अपनी कर्क नीच राशि में रहेंगे तो यहाँ पर यह अवश्य ही क्या करेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भूमि भवन से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है या कोर्ट कचहरी का कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है तो उन चीज़ों के लिए यह बढ़िया रहने वाला है। यानी कि उन चीज़ों में आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति करवाएगा। मगर दोस्तों जब यह ऋण भाव भी है तो यह कुछ न कुछ हमारे जीवन में अवश्य ही कुछ कर्जा इत्यादि भी इस समय चढ़ा देगा। तो ये मान लीजिए कि मंगल के भी यह दृष्टिकोण मैंने आपको बताए। पुनः दोस्तों बुध आते हैं, तो बुध 21 दिन और शुक्र क्या है 26 दिन किसी भी राशि में क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। तो विराजमान होने का तात्पर्य यह है कि भगवान सूर्य नारायण से एक घर आगे या एक घर पीछे या भगवान सूर्य नारायण के साथ में यह क्या कर रहे होते हैं, गोचर कर रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि फिर यह इस प्रकार से फल दे पाते हैं। कहीं पर जब ये अपनी उच्च राशि में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं, नीच राशि इत्यादि में कहीं आते हैं तो वह उस प्रकार से आपको क्या कर देते हैं, कुछ दिक्कतें आपके जीवन में ले आते हैं। तो दोस्तों यह तो एक संक्षिप्त जानकारियां थी कि जो आप तक हमने पहुंचाई है। अगर किसी भी प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली इत्यादि या ग्रह गोचर के अनुसार भी दोस्तों अगर आप विस्तृत जानकारियां आप लेना चाहो या विश्लेषण अपनी जन्म कुंडली इत्यादि का करवाना चाहें तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो अवश्य ही हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें। और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।